नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से। मुंबई में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, जो कि विधायक हैं, उनकी जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जमानत पर फैसला सोमवार को किया जाएगा। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं और मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात जो उन्होंने कही थी कि वो मुख्यमंत्री के निवास के बाहर जाकर मातोश्री में जाकर पढ़ेंगी और हनुमान चालीसा, और इसके बाद ये मामला बढ़ा था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, क्या हुआ है आज अदालत में? देखिए, अदालत में आज दोनों की जमानत अर्जी पर तकरीबन 2.5 घंटे बहस चली है, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी। और जो दलीलें थी वो केंद्रित थी धारा 153A, यानी कि दो धर्मों के बीच तनाव पैदा करने के लिए, समाज में तनाव पैदा करना, और दूसरा 124A, यानी कि राजद्रोह का जो मामला सेडिशन का लगाया है उसके इर्द गिर्द ही पूरी बहस घूमी। बचाव पक्ष का तर्क था कि चूंकि दोनों ने सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था और वो मुख्यमंत्री के निवास के सामने आकर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना था, तो किसी भी तरह के धार्मिक विद्वेष की बात नहीं थी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, वो भी हिंदू हैं और हिंदुत्व के ही एक तरह से वो नेता हैं, तो उसमें इस तरह का तनाव जैसी कोई बात नहीं है। तो 153 इस तरह इस पर बनता नहीं है। दूसरी रही बात सेडिशन की 124A की, तो वो भी इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वहाँ सिर्फ जाकर निवास पर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात थी। किसी भी तरह के हमले की, हिंसा पैदा करने की, इस तरह की कोई बात उसमें नहीं थी। और जहां तक बात होती है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी, तो ये बात जो है कि उद्धव ठाकरे कोई भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो सरकार अपने आप में पूरे नहीं है, क्योंकि राज्य में 3 दलों की सरकार है। और उद्धव ठाकरे एज ए इंडिविजुअल, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जो उसमें व्याख्या देखें 124A में, तो एज ए इंडिविजुअल को अगर कोई चुनौती दी जाती है तो वो चुनौती राज्य को चुनौती नहीं मानी जाती है, तो दोनों ही मामले बनते नहीं है। बहरहाल अभी इन धाराओं को चुनौती हम नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि वो 8 दिन से जेल में है, उनकी छोटी बच्ची है जो कि बाहर है, जो कि घर पर है, तो इस तरह के मामले जिसमें कोई जांच नहीं होनी है, कोई इंक्वायरी नहीं होनी है, पुलिस कस्टडी की मांग नहीं होने की, तो इन दोनों को जमानत दे दी जानी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से दलील दी गई कि दोनों ही मामले जो इन पर लगाए गए हैं गंभीर हैं। दूसरे, इनके आपराधिक इनका रिकॉर्ड रहा है। रवि राणा के खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं, नवनीत राणा के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं, और इन्होंने भले ही किसी दूसरे धर्म में विशेष की बात नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री के घर के सामने आकर जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही। हनुमान चालीसा किसी को पढ़ना है तो वो अपने घर पर पढ़ सकते हैं, मंदिर में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी की मर्जी के बिना किसी के घर के सामने या घर पर आकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से इन्होंने चुनौती दी और चुनौती की वजह से शिवसैनिक नाराज हुए और जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। और साथ ही इन्होंने चुनौती दी थी एक तरह से जो हिंदुत्व का कार्ड इस समय राजनीतिक तौर पर खेला जा रहा है देश में, तो ये जो है एक मकसद था, कोशिश थी, साजिश थी कि शिवसेना को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की और शिवसेना के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने की, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के एक नेता रहे, हिंदुत्व वाली पार्टी के विचारधारा के, और अगर इस तरह की बात का वो विरोध करते हैं हनुमान चालीसा का, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं उनके खिलाफ एक मामला उठाने की मामला बनाने की बात थी। इसलिए ये 124 ही बनता है। ये दोनों बातें रखी गई। बहरहाल अदालत ने सोमवार के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया। जी सुनील, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और वहां पर वकील इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आइए एक बार सुन लेते हैं। सब बातें कोर्ट के सामने प्रॉपर मटेरियल के साथ रखी गई और हमने कन्विंस करने की कोशिश की है कि इनकी केस जो है वो बेल की नहीं है। ये अगर बाहर आ गए तो जो परिस्थितियां और बिगड़ सकती है। हमारा कहना ये था कि ये जो आरोपी है ये हनुमान चालीसा के आड़ा इनकी जो कोशिश है वो सरकार गिराने के लिए मदद करना, कानून और सुव्यवस्था को चैलेंज देके। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद शनिवार को शांति रही है। इस मामले को हैंडल करने में पुलिस ने जिस तरह की ढिलाई बरती, उससे मुख्यमंत्री भगवंत मान नाराजगी जताते हुए उन्होंने आज कदम उठाया और आईजी, एसएसपी और एसपी सबको हटा दिया। पंजाब के पटियाला में शनिवार को शांति रही। काली माता मंदिर की तरफ जाती चंद सड़कों पर पुलिस ने कुछ पाबंदी लगाई, लेकिन इसके अलावा बाकी शहर सामान्य रहा। हालांकि एहतियातन शाम 6 बजे तक के लिए
इंटरनेट जरूर बंद किया गया। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हाँ, थोड़ी सी टेंशन है जो हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि प्लीज मेंटेन काम। कल काफी चीजें हमने अफवाहों की वजह से देखा जो हुई, रूमर मॉन्गरिंग जो लोगों ने बिलीव की उसकी वजह से हुई। सो इसीलिए आज पटियाला में 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक कोई कर्फ्यू हैज बीन लिफ्टेड एट 6 AM टुडे, लेकिन 9:30 बजे से लेके 6 PM तक शाम तक देयर इज गोइंग टू बी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है, रेड्स कंडक्ट हो चुकी हैं। वी विल इंश्योर एक्शन इज टेकन। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार रात को ही स्थानीय शिवसेना नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह की ढिलाई बरती उसके चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान डीजीपी से बेहद नाराज बताए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पटियाला रेंज के आईजी, पटियाला के एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया। एनडीटीवी से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि ये सांप्रदायिक नहीं राजनीतिक संघर्ष था जिसमें राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल थे। वो सॉल्व हो गया है। कुछ शिवसेना के लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी, और कुछ बीजेपी के लोग थे। उनका डिस्ट्रिक्ट हेड, उनका यूथ का हेड, उनका जनरल सेक्रेटरी पटियाला का। दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के थे, श्रोमणी अकाली दल के थे। तो मतलब दो पॉलिटिकल पार्टियों के वर्करों का क्लैश था। इसको फिरकों का क्लैश नहीं बनना चाहिए, मानना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को पटियाला में अचानक तनाव तब पैदा हो गया जब खालिस्तान मुर्दाबाद मंच का विरोध करने के लिए सिख संगठनों के लोग सड़कों पर आ गए, जबकि दोनों ही पक्षों के पास किसी तरह की कोई अनुमति नहीं थी। दोनों आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया और तलवारें लहराई। काली माता मंदिर के पास पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी और शांति स्थापित करने के लिए शनिवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर पटियाला में हुई इस हिंसा पर हमारे सहयोगी सुनील प्रभु ने बात की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से। उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझा लिया गया है। देखिए ये पूरी बातचीत। जो इशू है क्या वो सॉल्व हो गया है। कुछ शिवसेना के लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी, और कुछ बीजेपी के लोग थे। उनका डिस्ट्रिक्ट हेड, उनका यूथ का हेड, उनका जनरल सेक्रेटरी पटियाला का। दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के थे, श्रोमणी अकाली दल के थे। तो मतलब दो पॉलिटिकल पार्टियों के वर्करों का क्लैश था। इसको फिरकों का क्लैश नहीं बनना चाहिए, मानना चाहिए। और बिल्कुल ठीक हो गया। लोग जो हैं आपस में बहुत प्यार से और भाईचारे से रहते हैं पंजाब के लोग। आज भी सुबह सिख भाईचारे के लोग मंदिर में गए, मंदिर वाले गुरुद्वारा साहब में माथा टेके। पंजाब में ऐसी पोलराइजेशन नहीं चलेगी, ऐसी घटिया राजनीति इनकी नहीं चलेगी। हमने पुलिस के आला अधिकारियों पर एक्शन लिया है। वहाँ का जो पुलिस आईजी, एसएसपी, एसपी और डीएसपी सबको हमने ट्रांसफर कर दिया और बिल्कुल पटियाला में अब ठीक ठाक है सब। एंड यू विल नॉट टॉलरेट एनी ऑफ दिस। देखो, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई समझौता नहीं। भले ही किसी की नौकरी जाए, किसी का रिकॉर्ड खराब हो, ये व्हाटएवर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की कोई समझौता नहीं करेगी, क्योंकि हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसलिए हम इस भाईचारे की सोशल बॉन्डिंग, आपस भाईचारा नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। इसलिए कोशिश करते रहते हैं नफरत फैलाने की, लेकिन पंजाब के लोग जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी के लिए और प्यार मोहब्बत के लिए माने गए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप दिल्ली में हैं, आप पटियाला क्यों नहीं? मैं आज सुबह आया हूँ। ये प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी और मैं काउंसिल में मैं जो है इन टच हूँ अपना डीजीपी से। आज ही बदले हैं जो पुलिस वाले कमिश्नर जो वगैरह, तो एक मिनट की खबर है मेरे पास और चले जाएंगे कल। और अब रुक करते हैं बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और
उनके मंत्रिमंडल में भाजपा के सहयोगी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर एक राय नहीं रखते हैं। नीतीश ने शनिवार को लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर कहा कि ये सब बेकार चीजें हैं। नीतीश ने कहा कि हम लोग किसी भी धर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं करते और सबको अपना अधिकार है। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने पूर्णिया गए, लेकिन लाउडस्पीकर के मसले पर जब पूछा गया तो उन्होंने अपने मन की बात अपने सहयोगियों समेत सबको सार्वजनिक रूप से सुना डाली। बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीजें, एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, वो सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है, हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। नीतीश ने इससे पहले शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार के बाद भी कहा था कि ये मांगे फालतू की बातें हैं। वहीं शुक्रवार को ही उनके मंत्रिमंडल में खान मंत्री जनक राम ने ये मांग दोहराई कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए। इसके पहले भी कई मंत्री और विधायकों समेत भाजपा के सदस्य इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउडस्पीकर? बिल्कुल, न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। कि लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक उत्तेजना फैलाने की बात है। इसलिए जो इस प्रकार की उन्मादी जुलूस होता है और इस प्रकार के लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजते हैं जिससे दूसरों को माने वायु प्रदूषण होता है, ऐसे में हरकत में बंद कर देना चाहिए सब चीज़ को। तो इसलिए उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा। नीतीश कुमार के बयान के बाद जहां एक ओर भाजपा के इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण की राजनीति को झटका लगा है, वहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग राहत की सांस लेंगे। नीतीश ने इस बार रमजान के महीने में आधा दर्जन से ज्यादा इफ्तार पार्टियों में शामिल होकर एक संदेशा भी भेजा है कि फिलहाल भाजपा के एजेंडा से वो इस मसले पर कोसों दूर हैं। ये बात अलग है कि उनके अपने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किसी भी इफ्तार में साफा और टोपी दोनों पहनने से परहेज किया। 30 से अधिक विधायकों के अंतर होने के कारण बीजेपी ने पिछले 1.5 वर्षों के दौरान नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर बैकफुट पर जाने को मजबूर किया है, लेकिन लाउडस्पीकर के मामले पर नीतीश फिलहाल झुकने को तैयार नहीं। हालांकि उन्हें भी मालूम है कि जनता में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर अलग अलग राय के कारण आखिरकार किरकिरी उनकी सरकार की ही होती है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां कन्नड़ संगठनों ने 14 मई से राज्य में सभी जगहों पर हिंदी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। अजय देवगन और सुदीप के बीच भाषा को लेकर चली बहस भले ही थोड़ी देर में खत्म हो गई हो, लेकिन अब हिंदी भाषा का विरोध यहां नए सिरे से शुरू हो गया है। इसे राज्य की बीजेपी सरकार के साथ साथ विपक्ष भी समर्थन दे रहा है। कन्नड़ा संगठनों ने साफ कर दिया है कि उत्तर भारतीयों के लिए जितनी प्यारी हिंदी है, उतनी ही यहाँ के लोगों के लिए उनकी मातृभाषा कन्नड़ा। दोनों ही राष्ट्रभाषा है, दूसरी भाषाओं की तरह। ऐसे में हिंदी उन पर नहीं थोपी जानी चाहिए। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और कन्नड़ा फिल्मों के स्टार सुदीप के बीच ट्विटर पर हुए विवाद को यह संगठन हिंदी थोपने की सोच से जोड़कर देखते हैं। देवगन प्रश्न, हम अजय देवगन पर सवाल नहीं उठा रहे, न ही कलाकारों का विरोध कर रहे हैं। बस हमें इतना ही कहना है कि हमें हिंदी नहीं चाहिए। 14 मई से पूरे राज्य में हिंदी के खिलाफ हम मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। अजय देवगन और सुदीप के बीच हिंदी को लेकर हुई नोकझोंक ने बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया। हिंदी थोपने को लेकर उठे विवाद की वजह से पहले मेट्रो रेल के स्टेशनों के नाम से हिंदी हटाया गया और अनाउंसमेंट से भी। 14 सितंबर 2019 को हिंदी विरोध में बेंगलुरु में एक बड़ी रैली निकाली गई थी। हिंदी को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। हमारे लिए हमारी मातृभाषा सबसे ऊपर है। इसका यह मायने नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं को नीची नजर से देखते हैं।
हम सभी भाषाओं को समान सम्मान देते हैं और सबको इसी तरह समझते हैं। दक्षिण में एक आम धारणा है कि उत्तर भारत की पार्टियां और वहां के नेता जबरदस्ती यहां के लोगों पर हिंदी थोपना चाहते हैं। इसी धारणा की वजह से 60 के दशक में तमिलनाडु में द्रविड़ियन आंदोलन कुछ इस तरह सफल हुआ कि हिंदी भाषी पार्टी कांग्रेस हाशिए पर चली गई। अब कुछ इसी तरह का हिंदी का विरोध यहाँ कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सवाल कन्नड़ा भाषा के अस्तित्व का है जो स्थानीय लोगों की मातृभाषा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब रुक करते हैं राजस्थान का, जहां गर्मी अपने चरम पर है और बिजली संकट से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। मुख्य शहरों में तापमान 42 से लेकर 43 डिग्री तक पहुंच गया है। साथ ही लू या गर्म हवाएं भी चल रही हैं और धौलपुर जैसे शहरों में तो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में देश में कोयले की किल्लत की वजह से राजस्थान में भी बिजली का संकट गहरा गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल राजस्थान में 35% मांग बढ़ी है। नवल सिंह की आटा चक्की है भरतपुर के कामा कस्बे में। यहाँ बिजली कटौती 5 से 7 घंटे रहती है। सिंगल फेस भी आता है, घंटे 2 घंटे के लिए आता है, वो भी गायब है। हमारे कामा क्षेत्र में तो लाइट की बहुत ज्यादा से ज्यादा स्थिति खराब है। विनोद गन्ने का रस बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गर्मी और बिजली गुल रहने के कारण बच्ची को भी वो अपने साथ रखता है। पेड़ की छांव में दुकान चलाते हैं और परिवार भी यहाँ पूरे दिन रहता है। पहले 2000 रुपये धंधा होता था, अभी 3000 रुपये धंधा हो रहा है। अभी कैसा है, मेरी बीवी भी इधर गन्ना छिलती है और बच्ची को साथ में रखना पड़ता है और लाइट नहीं होने की वजह से बच्चे को इधर लाना पड़ता है। गर्मी इस बार मार्च के महीने से ही शुरू हो गई और ऐसे में पानी का संकट भी जल्द ही गहराने लगा है। पश्चिमी राजस्थान की पाली जिले में ट्रेन से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट है ग्रामीण इलाकों में, जहां पानी के स्रोत इस बार गर्मी के चलते जल्द ही सूख गए हैं। बांसवाड़ा में नदी और तालाब के जमीन में गड्ढा खोद के लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं। 10 दिन से हमारे मुंगाना में लाइटें बंद है। अगर लाइट आ भी जाती है तो वोल्टेज लो के लो आ रहा है। पूरे गांव में पानी की समस्या है, न तो लाइट की वजह से न कूलर, पानी की मोटरें, मशीन की मोटरें कुछ भी नहीं चल रहे। काम धंधे भी ठप हो गए। गर्मी तो है ही, साथ ही बिजली का संकट। गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये दोहरी मार है। लाइटें आती है तो डीम आ रही है, बिल्कुल वोल्टेज कम आ रहा है और हम बहुत परेशान हो गए। बच्चे भी हमारे परेशान हो गए। पानी की समस्या है और बूढ़े जो व्यक्ति हैं जिनकी भी समस्या है, किसी को क्या अस्थमा की बीमारी है, उनकी जो मशीनें उठती नहीं है, चलती नहीं है और सभी हमारे मोहल्ले में बहुत औरतें बहुत परेशान हो गई है। पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर से दूर से पानी लेकर आ रही है। शहरों और गांवों में बिजली का संकट गहरा रहा है। सरकार पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदना चाहती है, लेकिन नहीं मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजली की मांग 35% बढ़ी है। ऐसे में उद्योगों को भी कहा गया है कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक उद्योग बंद रखें, ताकि बिजली की बचत की जा सके। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कार्रवाई की गई है। दरअसल ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस की संपत्ति जब्त कर ली है। करीब 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट और संपत्ति जब्त करने की खबरें आ रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर, जो कि एक कुख्यात ठग है और धोखाधड़ी का जिस पर आरोप है, उसने जैकलिन फर्नांडिस को ये सारे तोहफे के तौर पर दिए थे और इसके बाद वो तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है। उसके ऊपर कई आरोप लगे थे, जिसके बाद उस पर मुकदमे चल रहे हैं और इसी की जांच के दौरान जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ भी की गई थी और अब ये जब्ती की गई है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के 7 करोड़ 12 लाख के फिक्स डिपॉजिट को जब्त कर लिया है। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि आरोप ये है कि जैकलिन ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए, जिसमें कुछ विदेशी बिल्लियां, घोड़े,
इसके अलावा ब्रांडेड बैग, जूते, ब्रेसलेट और कुछ प्रॉपर्टी भी शामिल हैं। दरअसल जो सुकेश चंद्रशेखर है उस पर तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ की जबरन वसूली का आरोप है और आरोप ये है कि इसी पैसे से उसने काफ़ी सारा हिस्सा जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट के तौर पर दिया, जिसमें अलग अलग संपत्तियां और महंगे गिफ्ट थे। जैकलीन से ईडी ने पूछताछ भी की थी और पूछताछ में जैकलीन ने कहा था कि वो 2020 में सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई थी और तब सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को शेखर वेला नाम का शख्स बताया था और कहा था कि वो सन टीवी का मालिक है और उसने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने का ऑफर भी दिया था। इसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को कई सारे गिफ्ट दिए और दोनों काफ़ी करीब आ गए। तो इस मामले को लेकर जो ईडी है वो जैकलीन से कई बार पूछताछ कर चुकी है। जो सुकेश चंद्रशेखर को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दायर की है, उसमें भी जैकलीन का नाम है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसका पूरा ब्यौरा है कि वो कब मिली, कैसे मिली। जैकलीन ने पूछताछ में कहा था कि काफ़ी सारा पैसा जो सुकेश चंद्रशेखर है उसने जैकलीन के परिवार के लोगों को भेजा है और बहुत सारे महंगे गिफ्ट भेजे हैं। तो उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया था और इसके बाद ईडी ने अब ये कार्रवाई की है, जिसमें 7 करोड़ 12 लाख के जो फिक्स डिपॉजिट हैं वो ईडी ने जब्त कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर जैकलीन से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है और जो सुकेश चंद्रशेखर है उस पर आरोप यही था कि उसने तिहाड़ जेल में रहते हुए रैनबैक्सी के प्रमोटर के परिवार से 200 करोड़ रुपए की वसूली की और वो अलग अलग नंबरों से और फर्जी नामों से बात करता था। वो खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस में एक बड़ा अधिकारी बताता था और इस तरह से उसने ठगी की और ठगी के पैसे से ही वो कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के संपर्क में आया और काफ़ी सारा ऑफर दिया। इसके बाद जो ईडी है उसने जैकलीन से कई बार पूछताछ की और इस तरह से इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया। बिहार के भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा एक 4 लेन का पुल ढह गया है। बारिश आंधी पुल नहीं झेल पाया और शुक्रवार देर रात स्ट्रक्चर नदी में जाकर गिर गया। 3 पिलर्स के 36 स्लैब यानी कि 100 फीट लंबा हिस्सा ढह गया। राहत की बात यह रही कि हादसा रात में हुआ और वहां कोई मजदूर काम पर नहीं था, इस वजह से किसी की जान नहीं गई। ये पुल साल 2015 से बन रहा है। एक साल पहले कोरोना ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। लखनऊ के पास एक परिवार के तो 8 सदस्य 24 दिन में चल बसे। जो कोरोना से हारे नहीं, उनके सामने भी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ले लीजिए मेरा नाम, आप मुझे बता दीजिए। नहीं कोई बात, आप बस मुझे ये बता दीजिए। डराने वाला सन्नाटा गांव के उस घर में जो हमेशा लोगों से चहचहाता रहता था। लखनऊ के पास इस घर के 8 लोग 24 दिनों में चल बसे, हर 3 दिन में एक। ये कोरोना की दूसरी लहर की बात है। यादव परिवार में जिन लोगों की मौत हुई उनमें 2 बहनें, 4 भाई, उनकी मां और एक रिश्तेदार थी। कुछ लोग एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए लड़ते हुए मरे तो कुछ घर पर। इसमें कौन वाले भैया रहते? निरंकार भैया। सीमा सिंह यादव के 45 साल के किसान पति निरंकार सिंह की मौत अस्पताल में हुई। उनका पूरा साल सदमे में ही बीता है। 1 साल बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके 19 और 21 साल के बेटों की पढ़ाई लिखाई की है। उनका बड़ा बेटा हैदराबाद में फैशन डिजाइन का छात्र है। छोटे बेटे ने इस साल 12वीं का इम्तिहान दिया है और खेती बाड़ी के काम में उनकी मदद करता है। एक दिन काटने बहुत मुश्किल हो गई।
हम लोग यही है कि बच्चों के सारे सोच लो जी रहे हैं हम लोग। इतना हम लोग भी बीमार पड़ गए थे, बच्चे हम लोगों को मुंह में खिलाया है। सोचो कि जबरदस्ती कि मम्मी अगर आप नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो बच्चों के सहारे हम लोगों को जीना पड़ा है, सोच लीजिए सब। कुसुमा देवी के पति विजय कुमार सिंह भी किसान थे और घर में सबसे बड़े। एक निजी अस्पताल में 10 दिनों तक संघर्ष करने के बाद उनकी मौत हो गई। कुसुमा ही अब घर की प्रमुख हैं। सरकार के पैसे तो मिले हैं, लेकिन भविष्य को लेकर उनके सामने कई तरह की चिंताएं हैं। और ये दोनों लोग एक ही हॉस्पिटल में आगे भी हमको लगता है कि कैसे हम लोग घर संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे। 2 लोग 2 औरतें हैं बस, कैसे इनका खर्चा बच्चों का संभालेंगे, कैसे इनकी शादी बारात करेंगे। पढ़ाई ही देखना है, सबसे पढ़ाई में बहुत पैसा लग रहा है। इस घर में जो शांति है, जो चुप्पी है, वो इस बात का आपको एहसास कराती है कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार कोविड की सेकेंड वेव के दौरान गुजर गया। यही उम्मीद, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं कि इस तरह के मंजर हम लोग फिर कभी अपने जीवन में ना देखें। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।